दोस्तों वेलकम टू BW। दोस्तों हमारा एक सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 नॉन हिंदी के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक रिवीजन सीरीज चल रहा है, जिसमें आपके टॉप 200 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपका जो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें से आपका एक भी गलत ना हो। जैसे कि आपका एग्ज़ाम का सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का ही वक्त बाकी रह गया है, तो अभी सिर्फ और सिर्फ आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने पर ही फोकस करने हैं। तो अगर आप इस रिवीजन सीरीज़ को 1 से लेकर 2 बार देख लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और 50 में से 50 नंबर ज़रूर आप ऑब्जेक्टिव में लेके आ पाएंगे। तो हमारा पहला वीडियो आ चुका है, तो आई होप कि आप लोगों ने उस वीडियो को ज़रूर देख लिया है। अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, ताकि आपका जो 95+ का सपना है नॉन हिंदी में वो आपका पूरा हो सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है आज कि बाल गोविंद भगत अपने इकलौते बेटे की मृत्यु पर क्या कर रहे थे। तो फूट फूट कर रो रहे थे, सिर पकड़कर बैठ गए थे, भजन गा रहे थे, या फिर आपका उत्सव मनाने की तैयारी कर रहे थे। तो वो भजन गा रहे थे। अगला सवाल है बाल गोविंद भगत ने मृत बेटे को आग किसने दिलाई। तो पतोह ने, भतीजे ने, मठ के पुजारी ने, एक किसान ने। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पतोह ने। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो अगला सवाल है कि बेटे के क्रियाक्रम के बाद पतोह को कहाँ भेज दिया गया। विधवा आश्रम, पतोह के भाई के घर, कबीर पंथ मठ में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पतोह के भाई के घर। अगला सवाल है पुत्र वधू द्वारा पुत्र की मुखाग्नि दिलवाना भगत के व्यक्तित्व की किस विशेषता को दर्शाता है। तो स्वार्थ, त्याग, प्रेम, या फिर आपका नफरत। तो इसके त्याग को दर्शाता है। अगला सवाल है कि बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, इसका क्या कारण हो सकता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि वह कबीर को सत्य गुरु मानते थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चूँकि मैं सिर्फ एक ही ऑप्शन पढ़ूंगा ताकि वीडियो लंबी ना हो, आप वीडियो पॉज करके सारे ऑप्शन पढ़ेंगे, उसके बाद ही आप अपना जवाब देंगे। मेरे जवाब देने से पहले अगर आप जवाब देते हैं तो उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर आपका जवाब गलत होता है तो वो क्वेश्चन आपका, जब मैं जवाब दूंगा तो क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, फिर दोबारा आप उस क्वेश्चन को भूलेंगे नहीं। इसीलिए मेरे जवाब देने से पहले आप वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन का जवाब ज़रूर ढूंढें। अगला क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत सिर में क्या पहनते थे। पगड़ी, गांधी टोपी, कबीरपंथी टोपी, या फिर आपका गुजराती पगड़ी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, ये है आपका कबीरपंथी टोपी। अगला सवाल है बाल गोविंद भगत किसकी रचना है। रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य शिव पूजन सहाय, राम वृक्ष बैनपुरी, या फिर आपका फडनीश्वर नाथ रेणु। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका राम वृक्ष बैनपुरी। और ये क्वेश्चन आपको बार बार आएगा, जो आपका किसकी रचना है, यानी कि उसका राइटर कौन है, यानी कि उसका लेखक कौन है, ये क्वेश्चन तो आपको आना ही आना है। अगला सवाल है बाल गोविंद भगत किस धार्मिक पंथ से संबंध रखते थे। सिख धर्म, कबीर धर्म, शिव धर्म, या फिर आपका बौद्ध धर्म। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कबीर धर्म से संबंध रखते थे। अगला सवाल है बाल गोविंद भगत अपने खेत की कुल पैदावार किसको भेंट कर देते थे। तो गोविंद मठ को, कबीरपंथी मठ को, अनाथालय को, या फिर आपका वृद्धा आश्रम को। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि कबीरपंथी जो मठ है वहाँ पे अपने सारे धन को वो दे देते थे। बाल गोविंद भगत साधु नहीं तो क्या थे। जो कि बाल गोविंद भगत है वो साधु नहीं थे, तो फिर वो क्या थे? शिक्षक थे, भिखारी थे, व्यापारी थे, या फिर आपका गृहस्थ है। तो ये आपका गृहस्थ है। अगला सवाल है कि बाल गोविंद भगत क्या है।
निबंध है, रेखा चित्र है, यात्रा वृत्तांत है या फिर आपका कहानी है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका रेखा चित्र है। बाल गोविंद भगत आपका एक रेखा चित्र है। अगला सवाल है कि बाल गोविंद भगत किसकी रचना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बाल गोविंद भगत आपका किसका है? राम वृक्ष बैनपुरी। अगला सवाल है कि बाल गोविंद भगत क्या थे? शैव थे, शक थे, कबीरपंथी थे या फिर आपका व्यापारी थे? तो वो आपका कबीरपंथी थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि बाल गोविंद भगत ने साहब किसे कहा है? तलसी को, कबीर को, सूर को या फिर आपका शिव को? तो इसने किसको कहा? कबीर को। अगला सवाल है कि गोदी में पीवा चमक उठे सख्या किसकी गीत थी? तो किसकी थी आपका? ये आपका बाल गोविंद भगत की थी। अगला सवाल, अगला चैप्टर है आपका हुंड्रू के जलप्रपात। तो देखते हैं। तो आप लोग बताइए कि हुंड्रू के जलप्रपात का जो लेखक है वो कौन है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो पहला सवाल है आपका हुंड्रू के जलप्रपात का कि हुंड्रू का जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 180 फीट, 800 फीट, 243 फीट या फिर आपका 90 फीट? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 243 फीट इसकी ऊंचाई थी। अगला सवाल है हुंड्रू जलप्रपात किस लिए मशहूर है? सुंदरता के लिए, दुर्बलता के लिए, चपलता के लिए और या फिर आपका गंभीरता के लिए? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका चपलता के लिए। हुंड्रू का जलप्रपात किसकी रचना है? फडनीश्वर नाथ रेणु, आचार्य शिव भोजन सहाय, वशीधर श्रीवास्तव या फिर आपका कामता प्रसाद सिंह काम? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कामता प्रसाद सिंह काम। अगला सवाल है हुंड्रू का जलप्रपात किस राज्य में किस राज्य या प्रदेश में है? तो ये आपका झारखंड में है। पहले बिहार में था, जब बिहार और झारखंड अलग हो गया तब ये झारखंड में चला गया। अगला सवाल है छोटा नागपुर किसका एक टुकड़ा कहलाता है? पर्वत का, स्वर्ग का, जलप्रपात का या फिर आपका नागपुर का? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका स्वर्ग का। छोटा नागपुर को स्वर्ग का एक टुकड़ा कहा जाता है। अगला सवाल है हुंड्रू का जलप्रपात है क्या है? रेखा चित्र है, यात्रा वृत्तांत है, निबंध है या फिर आपका कहानी है? तो ये आपका यात्रा वृत्तांत है। अगला सवाल है कि रांची से हुंड्रू की दूरी कितनी है? 12 मील, 13 मील, 27 मील या फिर आपका 15 मील? तो ये आपका वहाँ से रांची से 27 मील है। अगला सवाल है स्वर्ण रेखा नदी कहाँ गिरती है? तो इसका ऑप्शन है आपका कि बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, हिंद महासागर में या फिर आपका गंगा सागर में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपके कि बंगाल की खाड़ी में। अगला सवाल है कि हुंड्रू का जलप्रपात कहाँ है? गिरिडीह में, छोटा नागपुर में, गया में या फिर आपका पुलरिया में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका छोटा नागपुर में। अगला सवाल है कि हुंड्रू क्या है? जलप्रपात है, नदी है, तालाब है या फिर आपका इनमें से कोई? तो हुंड्रू आपका एक जलप्रपात है। अगला चैप्टर है और चैप्टर नंबर 6 है कि सिरचन किस काम का माहिर कारीगर थे? तो चिक का, दरी का, पंखा का या फिर आपका घड़ी का? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कि ये चिक का एक माहिर कारीगर था। सिरचन को पान की बीड़ा किसने दिया था? चाची ने, मोनू ने, भाभी ने या फिर आपका दादी ने? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मोनू ने। अगला सवाल है
ठेस कहानी किसकी रचना है? फणीश्वर नाथ रेणु, प्रेमचंद, रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य शिवभोजन सहाय। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका फणीश्वर नाथ रेणु, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, ठेस कहानी में किसकी लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है? उत्तरांचल, मिथिलांचल, उत्तराखंड या फिर आपका सीमांचल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मिथिलांचल। अगला सवाल है, शेरचन को लोग कैसा समझते थे? चतुर, बेकार, बेगार या फिर आपका बीमार। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बेगार। अगला सवाल है, ठेस क्या है? अंचालिक कहानी, यात्रा, वेदांत, रेखाचित्र या फिर आपका निबंध। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अंचालिक कहानी। अगला सवाल है, अपने मायके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती हैं, किसने किससे कहा? तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन 3 चैप्टर का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन किए हैं। आगे के जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका रिवीजन हम लोग अगले वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।